नमस्कार। समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में मैं कवि प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच देश के एक प्रख्यात कवि, जो कवि सम्मेलनों की बड़ी शोभा है, शान है, जिन्होंने 2017 में लाल किले की प्राचीर से देश में जिसे कवि सम्मेलनों की बहुत बड़ी उपमा दी जाती है कि लाल किले की प्राचीर से कविताएं पढ़ना यानी कवियों के लिए एक गौरव का विषय होता है, वहां से कविता पढ़ के और हम सब का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आते हैं श्री अशोक भाटी जी। भाटी जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। अशोक भाटी जी कैसे कवि हैं जो वैसे तो व्यंग की रचनाएं लिखते हैं, हास्य की रचनाएं लिखते हैं, लेकिन सर्वाधिक रूप से यदि कविताओं को अध्यात्म के साथ जोड़ने का किसी ने कार्य किया है तो वे अशोक भाटी जी हैं। भाटी जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि कविताओं का अध्यात्म से क्या संबंध है। नमस्कार। मैं शुरू करता हूं इस बात से, हरिभक्त सिंह पंवार की मुझे 4 पंक्ति याद आती है, फिर मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। जी। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे जी। नदी नाले पर्वत चमन बेच देंगे, और अगर ये ना संभले कलम के सिपाही तो सत्ता के मसीहा वतन बेच देंगे। वाह वाह। आध्यात्म और कविता, मेरा मानना यह है श्याम जी कि आध्यात्मिक कविता है। देखिए, वाल्मीकि की किताब क्या है? सबसे बड़ी कविता है जी। तुलसी की किताब क्या है? सबसे बड़ी कविता है। सूरदास ने कृष्ण पर लिखा जी। मीरा ने कृष्ण पर लिखा, साकेत लिखा मैथिली शरण गुप्त ने जी। तो ये रचनाएं ही अमर हुई है। आजकल के राजनीतिज्ञों पर, आजकल के भ्रष्ट लोगों पर लिखी हुई कविताएं कभी अमर नहीं हो सकती। वो तात्कालिक लाभ दे सकती है, तात्कालिक धन अर्जन कर सकती है, लेकिन तात्कालिकता को छोड़ के जो स्थायी हमेशा रहेंगी वो आध्यात्मिक कविताएं ही रहेंगी। और आध्यात्मिक कविताओं के जो हमारे आदर्श पुरुष हैं जी, वो जो हमारे जब हीरो रहेंगे तो वो कविता एक सर्वकालिक बन जाएगी। भाटी जी, ये बताइए कि साहित्य समाज में परिवर्तन कैसे लाता है? साहित्य का बड़ा रोल है समाज के परिवर्तन लाने में। जी। समाज में, देश में जब भी क्रांति होगी ना, चाहे आर्थिक क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति होगी, उसमें कविता की भूमिका बहुत तगड़ी होती है। देखिए, जब मुगल काल था तो हम लोग निश्चित रूप से गुलाम थे, तो थोड़े से दबे कुचले हो गए थे। उस समय जब राजा की आंख में तीर लगाना था पृथ्वीराज चौहान को, तो चंद्रबरदाई ने क्या कहा था? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इन 4 पंक्तियों ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए तैयार कर दिया था, और युद्ध के लिए उसने लड़ा, तीर मारा और बादशाह को मार गिराया। बिल्कुल। जब आजादी की बात आई तो आजादी की बात आई, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। वाह। ये नरम दल ने गाया। गरम दल ने गाया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। और आज भी जो कवि लिख रहे हैं, जो राजनीतिक लोगों पर, भ्रष्ट लोगों पर जो व्यंग करते हैं, और वो जो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उनके मन में है कि इस भ्रष्ट आदमी को, इस व्यक्ति को मुझे जवाब देना है। वो व्यक्ति जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि उसको सोचना आता है, उसको उत्तर देना नहीं आता। उत्तर देना कवि को आता है। बहुत बढ़िया। तो जब कवि उसके मन की बात करता है तो ताली बजती है, उसका वो बदलेगा, उसका परिवार बदलेगा, उसका मोहल्ला बदलेगा, उसके अंदर बदलाव आता है। तो कविता बदलाव का एक कारण बनती है, कारक बनती है। ये बात सच है कि कविता बदलाव का कारण बनती है। एक कोई बदलाव किसी कविता से हुआ हो, आपके संज्ञान में हो, तो हमारे दर्शकों तक वो एक उदाहरण आप बताइए। सबसे बड़ा तो मेरा रंग दे बसंती चोला जी। उससे बड़ा बदलाव क्या होगा? इस देश पर भगत सिंह ने जी मरना सिखाया है। और जब आदमी मरना सीख लेता है ना, तो जीना सीख लेता है। बहुत बढ़िया। वरना आजादी केवल नारों से नहीं आती है। आजादी कहना नहीं चाहिए, पर केवल चरखे से नहीं आती है। चरखा एक भूमिका अदा करता है जी, लेकिन आजादी लाने के लिए बदलाव और एक आदर्श बनना पड़ता है, एक हीरो बनना पड़ता है, एक केंद्र बनना पड़ता है कि लोग उस पर चलें। भगत सिंह बच सकता था, भगत सिंह माफी मांग सकता था, भगत सिंह कुछ भी कर सकता था, लेकिन भगत सिंह ने माफी नहीं मांगी। भगत सिंह ने कहा, मुझे फांसी पे चढ़ना है, मुझे देखकर इस देश के हजारों नवयुवक आजादी लाने के लिए अपनी जान कुर्बान करेंगे। तो इससे बड़ा बदलाव मैं नहीं समझता हूं।
बहुत उदाहरण होंगे, पर भगत सिंह का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, उसने देश के लिए मरना सिखाया। और जिसने देश के लिए मरना सीख लिया वो देश को अक्षुण्ण रखने में सब लोग वो कामयाब होंगे जिनने देश के लिए सोचना सीख लिया, कुर्बान होना सीख लिया। बहुत बढ़िया। भाटी जी, आपने 11 देशों की यात्राएं की है और वर्तमान समय विश्व में बड़े बड़े बदलाव का समय है, बड़े बड़े परिवर्तनों का समय है, बड़े बड़े आंदोलनों का समय है, जहां तरह तरह के कभी युवाओं के आंदोलन चल रहे हैं, तो कहीं भारत के आसपास के 7 देश अंतर कलह में उलझे हुए हैं। और इस बीच जब ट्रंप ने भी अपना एक अलग टैरिफ वाला कार्ड चला है, तो इस वैश्विक रूप से एक कवि और एक साहित्यकार अपनी किस तरह से भूमिका अदा कर सकता है इन वैश्विक माहौल को देखते हुए? देखिए श्याम जी, बाहर तो हिंदी समझी जाती नहीं है जी, लेकिन बाहर जो हमारे भारत के लोग रहते हैं, हाँ, या हिंदी और उर्दू वाले, या जो भारतीय भाषाओं को जानने वाले लोग होते हैं, जब हम कविता पढ़ते हैं, हम साहित्य की रचना करते हैं, तो चाहे भारत के लोग हों, भारत के दर्शक श्रोता हों या बाहर के श्रोता हों, आज देखिए कि ट्रंप ने कुछ कहा तो वहां का जो भारतीय जन समुदाय है उसने ट्रंप का विरोध किया जी। उसने अपनी भाषा में, वहां जो भाषा इंग्लिश चलती है, उसमें जब समझाया तो ट्रंप के स्टाफ के लोगों ने, ट्रंप के दोस्तों ने भी ट्रंप का विरोध किया। तो ये बात कविता में हमने श्रोताओं को सुनाई, श्रोता ने यूट्यूब पर डाली, यूट्यूब से आगे गई, आगे से आगे गई, और जब पूरे विश्व भर में जो हमारे कविता के श्रोता हैं, सोचने वाले श्रोता हैं, जो कविता से बदलाव लाना चाहते हैं, जब उन्होंने अपनी भाषा में बात को आगे बढ़ाई तो वैश्विक स्तर पर हमारे भारत सरकार का पक्ष, भारत का पक्ष बहुत मजबूत हुआ। आज देख लीजिए आप, कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन चलता है, पर कनाडा में ही अनेक सिख सरदार हैं जो भारत का पक्ष रखते हैं। वो एक छोटा सा ग्रुप है खालिस्तानियों का, छोटा ग्रुप, जब बदमाशी करता है तो दिखता बड़ा है, लेकिन देशभक्त लोगों का ग्रुप भी सिख लोगों का कनाडा में बहुत बड़ा है। और वो सब विचार जब उन तक जाते हैं कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, या किसी फिल्मों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वो विचार ही उनके अंदर एक क्रांति लाते हैं जो कहीं भी हो विश्व में, लेकिन वो अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसलिए हम कुछ भी करें, लेकिन कविता और विचार जो हम आगे बढ़ाते हैं, ये सब दूर जो परिवर्तन आता है ये इन्हीं विचारों से आता है, इन्हीं कविता से आता है, साहित्य से आता है, कहानी से आता है, फिल्मों से आता है, टीवी शो से आता है। आज के दौर में राजनीति बड़ी विचित्र किस्म की है। कहीं अगड़ों पिछड़ों की राजनीति है, कहीं समाज को बांटकर अपना उल्लू सीधा करने की राजनीति है, कहीं आर्थिक रूप से एक नया परिवर्तन लाने के लिए नई नई सोच और नई नई विचार देने वाली राजनीति है, तो कहीं देश की समृद्धि के लिए राष्ट्रवादी चिंतन रखने वाली राजनीति भी है। और कहीं न कहीं जब हमारी सीमाओं पर संघर्ष होता है तो जो हमारे सैनिक हैं उनका समर्थन करने वाली राजनीति भी है। ये तमाम राजनीतिक परिदृश्य को एक कवि किस दृष्टि से देखता है और उसमें सुधार लाने के लिए वो क्या कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आजकल का बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। देखिए, सीमा पर सैनिक जो भी करता है वो देश के लिए करता है जी, और किसी भी राजनेता को, किसी भी व्यक्ति को उन पर अंगुली नहीं उठाना चाहिए। एक बात। दूसरा, आजकल के राजनेता में जो एक तात्कालिक लाभ लेने की, सत्ता पाने की जो होड़ लगी हुई है, वो चाहे पक्ष का हो कि विपक्ष का हो, हम दोनों के लिए लागू होती बात। वो अपने अपने किस्म से अपना बाजार तैयार करते हैं। यह बाजार का युग है। ये बाजार तैयार करते हैं और अनेक विचारक, अनेक प्रस्तोता, अनेक कवि इस बाजार में, उनकी इस मुहिम में शामिल हुए हैं, है ना। जैसे वामपंथ, जैसे दक्षिणपंथ, वामपंथ। अगर वामपंथ इतना प्रबल है तो दक्षिणपंथ भी प्रबल है जी। और दोनों अपनी अपनी बात कहते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि वामपंथ गलत है, वो उनकी दृष्टि से सही होगा, दक्षिणपंथ हमारी दृष्टि से सही है, लेकिन जहां तक देश की बात आती है तो किसी भी व्यक्ति को देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा पहला कथन मेरा ये है कि वो देश के हित में हो, वो किसानों के हित में हो, वो कामगारों के हित में हो, वो मछुआरों के हित में हो, वो देश के छोटे छोटे व्यक्ति के हित में हो, ताकि वो व्यक्ति भी देश के प्रति सोचे, देश के प्रति उसके मन में भाव आए कि मेरा देश। हिंदुस्तान में ये कमी है
कि हम दिवाली खूब मना लेते हैं, खूब खर्चा करते हैं, हम राखी होली मना लेते हैं, पर हम 15 अगस्त को हम सलामी नहीं देते, झंडे को देते हैं। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो 15 अगस्त को छुट्टी मार जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। दुनिया के, हिंदुस्तान के, दुनिया में भी बात है दुनिया के लिए, पर भारत के सबसे बड़े पर्व यदि होना चाहिए तो 15 अगस्त और 26 जनवरी होना चाहिए। ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, और इससे बड़ी कोई बात समाज के लिए और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आपने राष्ट्र पर्व की बात कही, तो कवि का राष्ट्र धर्म क्या है, इस पर आपकी क्या दृष्टि है? एक्चुअली राष्ट्र धर्म की बात करना ही कवि का धर्म है। वाह। है ना। तात्कालिक रूप से हम हंसी में किसी नेता की अवमूल्यन करते हैं, उसके चरित्र का, वो हंस देता है और अवमूल्यन से ही हंसी आती है। हम परिवार के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, नेताओं के लिए कुछ कहते हैं तो वो एक हास्य होता है जो एक जीवन का जरूरी अंग है। लेकिन कविता, नर हो न निराश करो मन को, या मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तू देना फेंक, ये जो सार्थक कविताएं हैं, आज भी देश के अनेक कवि, बहुत सारी बुराइयों को छोड़कर अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। और रात भर में कितनी भी बातें हों, कितना बतरस हो, लेकिन सुबह आप पूछेंगे किसी से तो उसको वो 4 कविताएं याद रहेंगी जो अच्छी हैं। बहुत बढ़िया, है ना। इसलिए अच्छी कविताएं हमेशा रहेंगी। कविता क्या है मेरे अपने शब्दों में जी, ये 3 अक्षर का शब्द है, कवि और ता। अनेक लोग बोलते हैं कविता और विचारों का तालमेल, पर श्याम जी, मैंने जो कविता की परिभाषा दी है कवि और ता, का यानी कल्पनाओं के कलश में भावों का गंगा जल, वाह। वी यानी विद्रुपताओं के विरुद्ध विचारों की अग्निशिखा, वाह। और ता यानी ताना बाना अक्षरों के कपास का, भाव की मिठास का, प्रकृति के रंग का, जीवन जीने के ढंग का, आमोद प्रमोद का, गीतों का व्यंग विनोद का, शुभ्र भाल पर शोभित बिंदिया का, और मां यशोदा की गोद में भगवान श्री कृष्ण की निंदिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाटी जी, आप हिंदी के कवि हैं, प्रख्यात कवि हैं, जिसने देश के कोने कोने में अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से एक अलग जगाई है, जिसने लाल किले की प्राचीर से कविताएं पढ़कर इस देश को एक संदेश दिया है। और आज भी देश के जितने स्वनाम धन्य ऐसे कवि सम्मेलन जिनको कहीं ना कहीं जाना पहचाना जाता है, लोकप्रिय कवि सम्मेलन, उनमें आप शिरकत करते हैं, उनका संचालन करते हैं। चूंकि हिंदी के कवि हैं तो हमारे श्रोताओं तक हिंदी की कोई कविता सुनाकर आज हमारे इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं आप सार्थकता प्रदान करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। बहुत अच्छा प्रसंग आपने उकेरा है, क्योंकि ये हिंदी मास चल रहा है जी। यदि हम भारत की तमाम भाषाओं को आभूषण मानकर भारत माँ का श्रृंगार करें तो तस्वीर क्या बनती है जी। इतना याद रखें कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, या उस आभूषण की विशेषता क्या है जी। बड़े गर्व से शीश झुकाकर कहता निश्चल निर्मल मन, भारत माँ को आज सजाएं भाषाओं के आभूषण। वाह। बाजूबंद उर्दू के बांधे, हाथों में गुजराती कंगन, वाह। उड़िया के कुंडल कानों में मलयाली पायल की छन छन। क्या बात है। तमिल मुद्रिका, नथ पंजाबी, असमी बड़ी सयानी है, पैरों में है कन्नड़ बिछिया चूनर राजस्थानी। वाह वाह। बालों पर है चमक डोंगरी, माथे पे हरियाणवी लाली, कमर पे साजे करधनी तेलुगु, हार गले का बंगाली। और जिस बात के लिए कविता लिखी कि भाषाओं के आभूषण से यूं श्रृंगार तो पूरा है, पर हिंदी की बिंदी के बिन सब श्रृंगार अधूरा है। वाह वाह। पर हिंदी की बिंदी के बिन वाह वाह। सब श्रृंगार। इस हिंदी कविता ने समग्र राष्ट्र का चिंतन दिया, समग्र राष्ट्र को परिलक्षित किया। बेशक कविता और कवि की यही ताकत होती है कि वो अपने शब्दों से, अपने भावों से कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंतन देकर समाज को सोचने पर विवश करता है। मैं हमारे दर्शकों तक आपकी जो भी लोकप्रिय प्रतिनिधि रचना है वो पहुंचाएंगे तो ये कार्यक्रम और आगे ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। देखिए, कविता, हर कवि को अपनी सब कविता अच्छी लगती है जी, पर मेरा मानना है कि वो कविता जो सबको अच्छी लगे वो कविता लोकप्रिय होती अपने आप। जी जी। कई कविताएं मेरी जो लोग पसंद करते हैं, चिड़िया, घंटी, क्योंकि मैं आध्यात्म के स्पर्श करती हुई कविता लिखता हूं, मैं कुछ संतों गुरुओं से जुड़ा हूं। बराबर। पर चूंकि बात चली है तो मैंने बेटियों पर कुछ पंक्तियां लिखी। वाह। भूमिका यह है कि एक व्यक्ति जब थक हार कर घर आता है तो वो देखता है कि
उसकी पत्नी अपने मनपसंद सीरियल में व्यस्त है, बेटा फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहा है, और एक गिलास पानी का लाकर जब बेटी पिता को देती है तो पिता की दिन भर की थकान छूमंतर हो जाती है। एक छोटी सी बेटी जब पहली रोटी बनाकर माता पिता को खिलाती है तो वो पहली रोटी, वो कच्ची पक्की टेढ़ी मेढ़ी रोटी माता पिता को 56 भोग सदा स्वादिष्ट लगती है। बराबर। दो पंक्तियां किसी अनाम कवि की कि मेरी बाकी उंगलियां उस उंगली से जलती है जिस उंगली को पकड़कर मेरी बिटिया चलती है। वाह वाह। दुनिया के तमाम भगवानों ने जो बेटी को दिया है, एक 2 मिनट की कविता सुने आप, वो किसी को नहीं दिया। तू साहस से शक्ति है, तू अमिट प्रेम अभिव्यक्ति है, तू दुर्गा अवतारी है, अरि गर्दन पर भारी है, तुझे उमा शिव ने शौर्य दिया, सिया राम ने धैर्य दिया, कहना ने चतुराई दी, हरि विष्णु ने गहराई दी पुराण ने पावनता और कुरान ने मानवता, तुझे गायत्री ने दी प्रखरता, महाकाली ने पूर्ण मुखरता, तू जान बुद्ध प्रबुद्ध बनी, जिन वाणी पर शुद्ध बनी, तुझे सरस्वती ने वाणी दी, वाणी भी कल्याणी दी, गुरु ग्रंथ साहिब ने ज्ञान दिया, तुझे देश है हिंदुस्तान दिया। वाह वाह वाह। तू दोहा रहीम मीरा की भक्ति, कविता है रसखान की, तू बेटी हिंदुस्तान की। वाह वाह। और बेटी ने किस किस से क्या क्या सीखा है? बेटी सीखती है, धरती से भार उठाना सीखा, वाह, गगन से सीखी ऊंचाई, चंदा से शीतलता सीखी और सागर से गहराई, वाह, नदियों से कलकल बहना सीखा, मौसम से खुश रहना सीखा, भोजन में है स्वाद तुझी से, भोजन बने प्रसाद तुझी से। क्या बात है। पूजा के संस्कार तुझी से, घर में स्नेह दुलार तुझी से, गीतों में है राग तुझी से, रिश्तों में अनुराग तुझी से, सेवा का सत्य शिवाला तू, हिम्मत की अडिग हिमाला तू, है संबंधों में पुलसी तू और 2 आंगन की तुलसी। वाह 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 वाह। तो बेटी है गंगा शिव मस्तक पर भगीरथी अभियान की, तू बेटी हिंदुस्तान की। तू बेटी हिंदुस्तान। तू कोयल सी बोली है, तू प्यार सजी रंगोली है, तू माँ के दिल की धड़कन है, कठोर पिता का कोमल मन है दादी की मीठी लोरी तू, नानी की चांद चकोरी तू घर मंदिर का चंदन है, भाई का रक्षा बंधन है, हर रीति नियम की विधि है तू, कुल की प्रतिनिधि है तू, विनयशील व्यवहार है तू और प्यार का 2 दूनी 4 है। वाह 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 वाह। और 2 पंक्तियां मुझे ईश्वर ने प्रसाद के रूप में भेजी है, शायद पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ है। बेटी है तो सब बढ़िया है, बेटी है तो सब बढ़िया है, बेटी शुभ लाभ चौगड़िया है। आय हाय वाह वाह। और कविता की अंतिम पंक्तियां, अंतिम पद की अंतिम पंक्ति में मैंने एक धार्मिक ग्रंथ से आधी पंक्ति उठाई है, वो हम भगवान विष्णु भगवान राम के लिए प्रयोग करते हैं। बेटी के लिए प्रयोग कैसा हुआ ये आप बताएंगे। स्वागत। बिन तेरे संसार ये रीता, तू गरिमा की गर्वित गीता, तू पुनीत पवित्र है पावन है, तू काशी मथुरा वृंदावन है, उत्तम है उच्च उत्कृष्ट है तू, रामायण का पावन पृष्ठ है तू, भू पर बहुत बड़ी है तू, कुनबे की 12 खड़ी है तू प्रेम प्यार की पुस्तक है, तू गिनती 1 से 10 तक है। क्या बात। तू वंश बगिया की है क्यारी, तू वंश बगिया की है क्यारी, बेटी मंगल भवन अमंगल है। आय हाय वाह वाह वाह। तुझ पर टिकी हुई है आशा भारत के कल्याण की, तू बेटी हिंदुस्तान की। तू बेटी हिंदुस्तान की। वाह, मंगल भवन है मंगल हारी को बहुत अच्छी जगह से आपने रेखांकित करके बेटियों के साथ तुलना की। मैं जाते जाते आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं। आदरणीय भाटी जी, आप देश के बहुत बड़े कवि हैं, नवोदित कवियों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कविता एक नैसर्गिक चीज है जी। कई लोगों ने लिखा है कि कवि पैदा होता है, कवि सायास भी बनते हैं, कवि अनायास भी बनते हैं, बन जाते हैं। आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है, कैसे भी कवि बने, लेकिन वो पढ़ें, वो अध्ययन करें। उन्होंने लाफ्टर शो के कलाकारों को देखकर चुटकुले बोलना सीख लिया। उन्होंने मंच पर जो आजकल चल रहा है तो उन्होंने भी रट लिया और मंच पे शुरू हो गए, वो व्यवसाय कर रहे हैं, उनका कविता से कोई संबंध नहीं है। एक कवि अपनी 1 कविता 2 कविता लिख के चाहता है कि मैं अखिल भारतीय मंच पढ़ूं, मैं लाल किला पढ़ूं, मैं कार्तिक मेला पढ़ूं, मैं इंदौर का बड़ा प्रोग्राम पढ़ूं। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए तब जाके आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है, इंदौर के गौरव हैं आप। सत्तन जी कितना संघर्ष किया है, और पूरे देश भर के जो कवि हैं उन्होंने संघर्ष किया है, लिखा है, पढ़ा है, मंच पढ़े हैं। जो कविता हम दुनिया को सुनाना चाहते हैं जी, उस कविता को हम 100 बार हम भी नहीं सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 10 लाख लोग सुने, पर 100 बार हम खुद सुनानी चाहते हैं अपनी कविता को। इसलिए कविता लिखें,
कविता ही शाश्वत है। कविता कविता कंचन कामनी, इन तीनों चीज से कभी किसी का पेट नहीं भरता है। तो कविता सबसे बहुमूल्य चीज है। नए कवियों से मेरा कहना यह है कि आप खूब पढ़ें, आपको नए नए विषय मिलेंगे और नए लोग आए हैं इस देश में, नए कवि। यहाँ पे समय नहीं है मैं आपको नाम का रेखांकन करता। इस देश में नए कवि आए हैं जो मंच के इतर और मंच पर बहुत अच्छी नए विचार लेके नई नई कविताएं लेकर आए हैं, जिनको मंच भी मिल रहे हैं, जिनको समृद्धि भी मिल रही है और जो जनता का प्यार भी पा रहा है। तो नवोदित कवियों से मेरा ये कहना है, हम सबका कहना है, आपका मेरा, कि अध्ययन करें, अध्ययन करके लिखें, बहुत अच्छे विचार आएंगे और आप बहुत अच्छे कवि बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। वाह वाह। तो दर्शकों, ये थे श्री अशोक भाटी, जिन्होंने अपनी अलग अलग विविध आयामों की बातें, कविताएं और साहित्य से जुड़े हुए पहलुओं पर बखूबी मुक्त कंठ अपने विचार अभिव्यक्त करके समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में शिरकत की। मैं आदरणीय भाटी जी, समय नाउ परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री नमस्कार। जय श्री महाकाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।